हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा विलेन का फर्स्ट चैप्टर था उसकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल मोलरता नॉर्मलता पढ़ ली थी। अब आज पढ़ते हैं हम पहले मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। देखो, नॉर्मलता इजिकल टू क्या होती है। नॉर्मलता इजिकल टू होती है, क्या होती है भाई, विलेय का द्रव्यमान। देखो, ये विलेय का द्रव्यमान है बटे विलेय का तुल्यांक भार गुणा विलयन का आयतन। इसमें संबंध लगाने के लिए बटे लगाया हमने। अब मोलरता क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन। ये विलेय का अणुभार है, ये विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है, ये विलयन का आयतन है। तो हमारे क्या से क्या कैंसिल हुआ, आपने एक रूल पढ़ा होगा, जैसे ए बटे बी और बी बटे सी डी है, तो क्या होता है कि ए बटे बी तो यूं ही सीधा हो जाता है, लेकिन इसका अंश का हर का अंश यानी डी बटे सी हो जाता है। उसी प्रकार जब इसे हम ऊपर पहुंचाएंगे तो इससे कैंसिल और आयतन से आयतन कैंसिल। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास ई एक बटे ईबी। ईबी का मतलब है विलेय का तुल्यांक भार, विलेय का तुल्यांक भार, ठीक है, अपॉन में एक अपॉन एम बी। एम बी का मतलब क्या होता है, ये हमने बताया था, विलेय का अणुभार, अणुभार। तो ये हमारे पास क्या पहुंचा, ये हो गया एम बी बटे ई बी, और इसको हम क्या से डिनोट कर, एन से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है, क्योंकि ये द्रव्यमान बटे क्या होगा, अणुभार हो गया, ठीक है, अणु तुल्यांक भार हो गया। और किसको, इसे मोलों की संख्या की एन से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एन डिनोट कर दिया। एन बटे एम इजिकल टू एन, इतना ही आप करना, इससे आगे मत करना, ठीक है, यही काफी है। देखो कुछ बताई गई हैं। पदार्थ दे रखा, पदार्थ है सर, ये हमारे पास एन है और ये हमारे पास क्या है, इसके अब वो निकाल लें, ठीक है। एस सी एल में कितनी संख्या, एक है, और H2SO4 में कितनी है, दो है। H3PO4 में कितनी, तीन है। NaOH में कितनी है, एक है, और CaOH का होल टू H में कितनी है, टू है। कहने का मतलब है H की जो संख्या ली गई है वो क्या हमारे पास, इसके n संख्या है। जैसे NaCl में एक, CaCl2 में दो होती है। n क्या होता है, क्षारकता, अम्लता, आवेश को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोललता। मोललता इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लूं इसे बस। मोललता इंपॉर्टेंट है। एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं, और मोललता को छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। आप मेरी बात मानो तो हिंदी में ही याद रखना, ठीक है। तो मोललता इजिकल टू क्या होता है, विलेय का मोल बटे विलायक का भार। यानी कि विलेय के मोल का मतलब क्या होता है, विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार। मोल का सूत्र क्या होगा, विलेय का भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक है 2 ग्राम CH3COOH एथिल अल्कोहल के 75 ग्राम C6H6 बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो, आपको ये क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, किसका, CH3CH3 का, इसमें मिला रहे हैं, किसमें, बेंजीन मिला रहे हैं। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया हमारे पास, 2.5 ग्राम, जो WB से प्रदर्शित है, ठीक है। और यदि CH3COOH का मोल अणु बाहर निकालें तो कितना आएगा, 60 आएगा। कैसे, C के कितने होते हैं, 12, और तीन H के कितना, एक। ये ना आपको मैं बोर्ड पे प्रॉपरली समझा पाऊंगा, इसलिए आपको एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ, बाकी मैं सभी क्वेश्चनों को दोबारा से ही बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास में आके। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो, ये हो गया विलेय का द्रव्यमान, ये हो गया विलेय का अणुभार 60, और ये हो गया विलायक का द्रव्यमान कितना, 75 ग्राम है। इसे ग्राम को केजी में बनाएंगे, कितना आ गया, 1000 केजी, क्योंकि हमें जो सूत्र में पढ़ा था वो केजी में पढ़ा था। फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या है, 75 ग्राम, ये C6H6 में। देखो विलेय क्या होता है, विलेय वो होता है जो इसमें हम मिलाते हैं, जो चीज हम मिलाते हैं वो विलेय है, और जिसमें मिलाते हैं वो क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है, ये याद रखना। देखो, अब हम इनके मान रखते हैं, W 2.5 रख दिया, और MB कितना आता है इसका, 60 आया था, अणुभार 60 आया था, और द्रव्यमान कितना आता है इसका, 75 बटे 1000
द्रव्यमान था। अब 1000 देखो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं सॉल्व कैसे कर रखा, देखो पॉइंट हटा के एक जीरो तो हमने नीचे बढ़ा ली, ठीक है। तो ये आगे 25/60 गुणा 10, ये 1000 कहाँ पहुंचा, ऊपर पहुंचा। नीचे कितना बचा, अभी 75 बचा। और 25 कितने होते हैं, 75 होते हैं। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हमारे पास 100। नीचे कितना बचा, 6×3 = 18। एक जीरो ये भी तो हमारे पास, एक जीरो इसकी तो पॉइंट जो हटाया था, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तीन दो जीरो तो कैंसिल हो रही हैं। दोबारा से देखो, रिपीट करता हूं मैं, दोबारा से समझो इस सवाल को। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में करते हैं, कैलकुलेशन में सिखाता हूं आपको। देखो 2.5 है बटे 60 गुणा 75, 1000 तो ऊपर पहुंच गया, राइट, पहुंच गया। पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ गई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 10, 25×3 = 75। तो 10 बटे कितना आ गया, 18 आ गया। 18 से भाग देंगे 10 को, कितना आ गया, 0.55 एम, ये क्या होगी, मोललता। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी एग्जांपल दे रखा, आप सेम इसी प्रकार कर सकते हैं, देखो बहुत इजीली है। 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O, ये क्या हो गया, विलायक हो गया, क्या हो गया, विलय हो गया। विलय किया गया तो विलयन का मोल, एम का मतलब छोटा, एम का मतलब मोललता ज्ञात कीजिए। NaOH का निकालेंगे, देखो इसका अणु बाहर निकालना आना चाहिए। सोडियम का कितना होता है, O का कितना होता है, H का कितना होता है, कितना आ गया, 40 आ गया। और द्रव्यमान कितना दे रखा है इसका, हमें 10 ग्राम दे रखा है। इसको चेंज मत कर लेना 10 ग्राम को, ठीक है। और जल का कितना दे रखा ग्राम द्रव्यमान, 500 ग्राम। तो हर किलो केजी में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करें, 1000 से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 से क्या काटा, दो बार, या 500 दूनी 1000, 1/2 kg आ गया। फॉर्मूला वही, मोललता इजिकल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। विलेय का भार कितना था, 10 था, जो द्रव्यमान था। और विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है, 40 गुणा 1/2, जो हमारे पास विलायक का द्रव्यमान था। जीरो से जीरो कैंसिल, दो से क्या बार काटा, दो बार काटा, कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 मोललता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का दूसरा नाम है मोल अंश। मोल अंश, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोल संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इससे इससे डिनोट करते हैं, एक्स को ऐसा बनाते हैं, ठीक है, एक्स बी। देखो हमारे पास दो विलयन है, माना ए और बी है, ठीक है, ए बी दो विलयन है। तो एक्स ए के लिए क्या होगा हमारे पास, एक्स बी के लिए तो बी यहाँ है, तो बी के मोल यहाँ आएंगे। और एन टी का मतलब क्या, मोलों की संख्या, जो उस घटक के कुल मोलों की संख्या क्या होगी, टी टी मतलब टोटल, टी का मतलब हो गया टोटल, टोटल। ऐसे ही एक्स ए में आएगा, एक्स ए एन ए अपॉन एन टी, ठीक है, टोटल, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोला गया, तो प्रत्येक घट के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। NaOH का भी ज्ञात करना और H2O का ज्ञात करना। NaOH के लिए हमें इसका भार कितना दे रखा, 40 ग्राम है द्रव्यमान दे रखा। और अणु भार कितना आता है इसका, 40 ही। NaOH का कितना आता है, 40 ही आता है। तो ये एन भी ले लिया हमने दूसरा, या एन मान लो या गुजार लो। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये क्या होती है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो 40 से 40 करके कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। नेक्स्ट H2O को मान लिया ए कोई विलियन है, तो कितना दे रखा है इसका, 90 ग्राम दे रखा है। H2O का अणुभार कितना होता, 18 होता। उसी प्रकार निकालेंगे मोलों की संख्या, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, 90 बटे कितना आ गया, 18, 18 पंजे 90, 5 आ गया। और कितना टोटल आ गया, वो 6 आ गया है। एन का एन संख्या कितनी आ गई टोटल, 5 और 1 6, 6 आ गए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए दोनों का अलग अलग। देखो यदि हम मोल प्रभाज बी के लिए निकाल लें तो एन बी अपॉन एन टी, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी थी, 1, और हमारा टोटल कितना था, 6, तो उत्तर हो गया। और इसके लिए हम एक्स ए के लिए कितना, दूसरा जो विलियन था ए एच टू था, तो उसके लिए क्या निकाल लगाया हमने, एन ए अपॉन एन टी। इसका कितना था, 5 आया था, और बटे में टोटल कितना, 6, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लेना, सेम है, मोल प्रभाज ज्ञात करवा रहा है, डायरेक्टली हो जाएगा।
वैसे इन क्वेश्चनों को मैं दोबारा कराऊंगा, डोंट वैली। मोललता व मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न आप समझ लो ना, देखो पीडीएफ से आप नोट कर लेना, एक एक लाइन खुली हुई है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। वैसे इन सभी क्वेश्चनों को मैं रिपीटेड कराऊंगा बोर्ड पे, एक एक तरीके से समझाऊंगा। ये चीनी के सिरे का वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं कराने वाला हूं, ठीक है। आप इन फॉर्मूलों को हिंदी में रखें तो अच्छा है, मैंने इंग्लिश में किए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इसे भी कर लेना आप। ये भी क्वेश्चन है, मोल प्रभाज ज्ञात करा रहा, तो सभी का सेम प्रोसेस है, एक क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं वाष्प दाब, इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। वाष्प दाब बर्द बर्तन में कैसा होता है, कुछ दाब, कुछ द्रव, गर्म ताप, ठीक है। स्थिर में कैसा होता है, प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है व संघनन का वेग कम होता है, ठीक है। प्रारंभ में वाष्पन का वेग क्या होता है, अधिक होता है, मतलब जब हम उसको गर्म करते हैं तो उस जल को द्रव को हम गर्म कर रहे हैं तो वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा, और संघनन क्या होगा, कम होगा स्टार्टिंग में। परंतु वाष्पन का वेग घटने लगता है तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। संघनन का मतलब जानते हो आप, जैसे कि आपने पानी को गर्म किया, जल को गर्म किया, गर्म करते वक्त उसमें भाप बनेगी, भाप बन के एक साथ ही प्रेशर बनेगा जब आप करोगे, फिर जब धीरे धीरे वाष्प कम हो जाएगी और संघनन की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी बाहर बूंदे की तरह जल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन का वेग बराबर हो जाता है, जिस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। जिस समय वाष्पन और संघनन का वेग बराबर हो उस समय उस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। देखो, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाती है, या इसकी दूसरी परिभाषा, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। नोट करके एक पॉइंट है, किसी द्रव के अणु विरामी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल जितना दाब आरोपित करते हैं उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ब्राउनी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कणों के माध्यम से समझाया था वाष्प दाब को। वाष्प दाब के होने पर द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडल दाब उसका क्या करता है, विरोध करता है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। दाब की प्रकृति, यदि द्रव के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल बहुत कम हो तो गतिज ऊर्जा अधिक होती है, तो वेग अधिक हो, जब वेग अधिक हो तो स्वतंत्र तल से टकराकर तेज हो जाती है, वाष्प अधिक होगा। तो जैसे पेट्रोल व स्पीड का वाष्प दाब अधिक, इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। अर्थात द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक तो वाष्प दाब कम होगा। जैसे ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब कैसा होता है, कम होता है। द्रव की श्यानता अधिक होगी तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका एग्जाम्पल में पूछ सकता है। ताप क्या होता है, ताप में वृद्धि, अणुओं के ऊष्मीय ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब टकराता टकरान क्या तेज होती है तो वाष्प दाब कैसा होता है, अधिक होता है। देखो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में लगता है हमारे पास। द्रव और द्रव विलयन का वाष्प दाब, माना कि एक वाष्पशील दाब में दो द्रव ए व बी हैं जिसके आंशिक दाब पी ए और पी बी से नोट करते हैं, पी फॉर प्रेशर, ठीक है। ए के लिए ए और बी के लिए बी, तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, टोटल क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में काम करने के काम आएगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, द्रव विलयन के राउल्ट का नियम, किसी निश्चित ताप पर द्रव वाष्प विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब
उस घटक के मोल परिभाष की क्या होता है, समानुपाती होता है। माना घटक ए का आंशिक दाब पी ए और माना पी का घटक बी का आंशिक दाब क्या पी बी है, तो ए का मोल परिभाष क्या होगा, एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, यही तो पढ़ा था फॉर्मूला। और बी का मोल परिभाष क्या होगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ए है तो ए लेंगे और बी है तो बी लेंगे और नीचे क्या लेंगे, दोनों का टोटल यानी कि दोनों का योग। राउल्ट के नियम के अनुसार देखो, तो वासदा पहले का पहले के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरे दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगा। ये पी नॉट ए क्यों लगाया हमने, ये हमने मान लिया ये अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। पी ए का मतलब क्या है, देखो पी ए नॉट का मतलब दे रखा ए शुद्ध अवस्था में वासदाब, ऐसे बी का शुद्ध अवस्था में वासदाब क्या हो गया, पी नॉट बी, पी नॉट बी सेम है। तो कुल वासदाब क्या होगा, दोनों का योग होगा, तो योग होगा तो तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो पी क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए यानी कि शुद्ध वासदाब और एक्स ए यानी कि ए घटक ए का मोल परिभाज, ठीक है। और पी नॉट बी क्या हो जाएगा, बी का शुद्ध वासदाब, ठीक है। और एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, घटक बी का मोल परिभाज। तो डायग्राम भी है, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझिए बस। राउल्ट के नियम की सीमाएं, केवल अति तनु विलयन पर कार्य करता है। एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पीय होने चाहिए तब काम करेगा। विलय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए जब हमारे पास राउल्ट का नियम लागू किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और आदर्श विलयन कहलाते हैं। दो द्रव निम्न परिस्थितियों से में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। कब कब आदर्श विलयन बनाते हैं, देखिए जब दोनों की संरचनाएं क्या हो, समान हो, जब दोनों के अणुओं का आकार कैसा हो, समान हो, जब दोनों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल कैसा हो, समान हो, तब आदर्श विलयन बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। आदर्श विलयन के लक्षण, आदर्श विलयन क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है और उसका डेल्टा एच मिश्रण क्या होता है, जीरो होता है, डेल्टा वी क्या होता है, जीरो होता है। यदि इनका आकर्षण कैसा होगा, ए का ए के लिए आकर्षण, बी का बी के लिए आकर्षण और ए बी के लिए आकर्षण बराबर होगा, ठीक है। और उसका जो मिश्रण होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा। अब पढ़ते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में आप नॉट इजिकल टू लगा देना, बस फिनिश हो जाएगा। अनादर्श विलयन में वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ये पी क्या ए कोई घटक ए और बी है, तो ए घटक ए का वाष्पदाब नॉट इजिकल टू शुद्ध वाष्पदाब गुणे क्या होगा, ए का मोल परिभाज। उसी प्रकार पीबी, ठीक है, पीबी। और इसी प्रकार डेल्टा मिश्रण नॉट इजिकल टू जीरो, डेल्टा वी उसका आयतन भी क्या होना चाहिए, नॉट इजिकल टू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी का विपरीत है, देखो इसको और राउल्ट के ये समझ लेना, आदर्श विलयनों के प्रकार है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरा मोटिव है अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कराना जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो सको, क्योंकि समय बहुत कम है। स्तर क्वाथनानी व स्थिरांकी मिश्रण ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म। ये आ जाता है आपको एग्जाम्पल में, किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है विलयन के वे गुण जो उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पाषण दाब। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, क्या होता है, विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय, कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, चूंकि प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है, वेग क्या होता है, घटता है, इसलिए वाष्पदाब भी क्या होगा, घटेगा, जैसे जिसे वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं।
यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, विलयन का वाष्प दाब PS है, देखो शुद्ध का तो P है और वाष्प दाब इसका क्या PS है, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा P माइनस के PS, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा P माइनस के PS अपॉन P, यानी कि शुद्ध वाष्प दाब नफी विलयन का कुल वाष्प दाब अपॉन शुद्ध वाष्प दाब। वाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप देख लेना। इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल परिभाज के क्या होता है, बराबर होता है। विलय के मोल परिभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अभी निकला था हमारे पास अवनमन P माइनस पी एस अपन पी एक्स बी, ठीक है। एक्स बी क्या हमारे पास मोल परिभाज, और मोल परिभाज का सूत्र क्या होता है, तो उसके अणुओं की संख्या बी के अणुओं की संख्या बटे ए के अणुओं की संख्या प्लस बी के अणुओं की संख्या। देखो आपको दे रखा विलायक का वाष्प दाब PS विलयन का वाष्प दाब और N क्या विलायक के मोल, NB क्या है विलायक के मोल, विलय के मोल, ये विलायक होता है ये विलय होता है, ठीक है। नीचे किसी तनु विलयन के लिए NB छोटा होना चाहिए किससे, Na से, ठीक है। तो Na प्लस NB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Na लिख सकते हैं, यानी कि NB क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो NB अपॉन क्या आ गया, Na आ गया। और NB को हम जानते हैं क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे Na का होगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को देख लेना, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कराने वाला हूँ सभी को, ठीक है, क्योंकि इससे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये भी क्वेश्चन है, नोट करते रहना है ना, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप करोगे तो ठीक समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, आप रोक रोक के वीडियो को नोट कर लीजिए। ये आसान लैंग्वेज में लिखे हुए सभी क्वेश्चन है, तो आप समझ लोगे, ठीक है। वैसे भी मैं इन्हें कराने वाला हूँ बिल्कुल और स्मॉल लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा केमिस्ट्री के सभी न्यूमेरिकल्स, आप कल से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे, इसकी चिंता ना करें। थ्योरी की क्लास अलग रहेगी, न्यूमेरिकल की क्लास अलग रहेगी। आगे पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। विलायक प्लस अवाष्पशील विलय कणों की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, तब प्रत्येक कण पर ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। क्वथनांक उच्च है जिसे क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन कहते हैं। इसे डिनोट करके देखते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है और विलयन का क्वथनांक TS है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, तो विलयन का क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या कर देंगे, घटा देंगे। नॉट विलायक के क्वथनांक में उन्नयन अनुक्रमानुपाती मोललता। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ लोगे। मोलर उन्नयन स्थिरांक में या क्वथनांक स्थिरांक केपी का मान कैसे निकालते हैं। 1 kg विलायक में किसी विलय को 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक के, ठीक है, किलोग्राम मोल केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, छोटा m इजिकल टू अणुभार इजिकल टू 1000 गुणा के गुणे डब्ल्यू, मतलब विलय का भार, बटे में डेल्टा टी गुणा टी का मतलब समय और बड़ा टी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, विलायक का भार। आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो विलय का अणुभार, के का मतलब केवल मोलर उन्नयन स्थिरांक, और छोटे डब्ल्यू का विलय भार, और डेल्टा टी का मतलब मोल क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और बड़े डब्ल्यू का मतलब है विलायक का भार। इसी का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ये आणविक स्थिरांक। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको।
3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, ये 3 ग्राम क्या होगा, विलय हो गया ना, विलय। तो ये छोटा एम हो, ये हमारे पास छोटा डब्लू हो गया ना, छोटा डब्लू को तो कितना 3 ग्राम हो गया। यूरिया है, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है भाई, NH2CO NH2, यही तो होता है। और इसका अणुभार M इजिकल टू कितना आता है, 60 आता है, निकाल के देख लेना कितना आता है, 60 आता है। और विलायक जो इसका अणुभार कितना, डब्ल्यू इजिकल टू 100 ग्राम। डेल्टा टी हमें ज्ञात करना है, देखो इंडियन स्थिरांक की गणना करनी है। तो केल्विन में क्या दे रखा है, इंडियन स्थिरांक क्या दे रखा हमें, 0.52। ठीक है, क्वेश्चन में इंडियन की गणना करनी है और इंडियन स्थिरांक आपको के दे रखा है। तो वही फॉर्मूला M इजिकल टू 1000 इंटू गुणे के इंटू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी गुना बड़ा डब्ल्यू। तो डेल्टा टी तो आपका यहाँ पहुंच गया, राइट। तो 1000 ऑलरेडी के गुणे डब्ल्यू, एम यहाँ आ गया, फॉर्मूला बन गया 1000 गुना इसका मान कितना 0.52 था, गुना छोटे डब्ल्यू का मान 3 था, अपॉन में छोटे एम का मान 60 था और बड़े डब्ल्यू का मान 100 था। 2 0 3 जीरो कैंसिल हो गए हमारे पास, और ये हमारे साथ 2 से कटा, 3 से कितने बार कटा है, 2 बार कटा। अब 200 काटेंगे तो कितने बार, 0.26 बार, 0.26 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतने केल्विन आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट डेल्टा टी या टी एस माइनस टी करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, डोंट वेरी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, आपके लिए बेहतरीन रूप से समझाऊंगा बोर्ड पे। कल ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप समझना चाहोगे तो यूं ही समझ जाओगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी सब मैं एक्सप्लेन करा दूंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आप पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का भी इंपॉर्टेंट होता है। किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था के वाष्प दाब जिस ताप पर बराबर हो जाते हैं वह पदार्थ का हिमांक कहलाता है। हिमांक कब कहलाता है, जब ठोस और द्रव के वाष्प दाब जो क्या है, जिस ताप पर भी होते हैं, क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हिमांक कहलाता है। जैसे विलायक प्लस अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, हिमांक भी क्या होता है, घट जाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T है और विलयन का हिमांक कितना TS है, तो क्या होगा, हिमांक का अवनमन कैसा हो जाएगा, घट जाएगा ना, घट जाएगा। हमारे पास शुद्ध विलायक में से विलयन का हिमांक क्या होगा, कम हो जाता है। इस लैंग्वेज का मतलब ये है। बस इसका मोलन अवनमन स्थिरांक पढ़ते हैं के एफ पढ़ते हैं, ठीक है, उसे केपी से डिनोट करते हैं, के एफ से ही, एफ से, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में या 1 केजी विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है या अवनमन आता है उसे के एफ कहते हैं, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एम इजिकल टू क्या था, वही फॉर्मूला होता है कि एफ की के पी की जगह क्या होता है, के एफ हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। देखो आगे एक्सप्लेन कर रखा है ये, ठीक है, नोट कर लेना। हिमांक में अवनमन क्या होता है, अनुक्रमानुपात किसका होता है, मोललता के अनुक्रमानुपात होता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये दोबारा से इसका क्या दे दिया, सूत्र दे दिया। इसकी कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं इतनी आसान, इतनी जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, देखो पढ़ते हैं। 1.882 ग्राम का यौगिक जिसका अणुभार कितना 155 है, मतलब यौगिक कितना, एम छोटे एम का मान दे दिया 155 और ये छोटे डब्ल्यू का मान दे दिया 1.822 ग्राम। 1000 ग्राम बेंजीन में घोलने पर एक होगा विलायक हो गया भाई, विलायक हो गया, तो ये क्या किसका मान होगा, कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 ग्राम होगा। घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.60 डिग्री सी है, तो किसका मान होगा, डेल्टा टी का। अब मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना करनी है, तो एम इजिकल टू वही फॉर्मूला 1000 गुणा के एफ गुणा छोटा डब्ल्यू बटे कैपिटल डेल्टा टी गुणा कैपिटल डब्ल्यू। तो के तो यहाँ पहुंच गया, तो ये किसकी मल्टीप्लाई में पहुंचे, इसकी मल्टीप्लाई में, बटे में कितना आ गया, ये आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। आप डाट मान रख लेना, एम का मान 155, स्मॉल एम का मान 155 और डेल्टा टी का मान 0.60, 0.600 गुणे बड़े डब्ल्यू का मान कितना 100 ग्राम,
अपॉन में 1000 गुना 1.882 ग्राम छुट डब्ल्यू का मान। देखो इसे सॉल्यूशन करते हैं, दो जीरो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, 3 जीरो ऊपर जाती हैं तो 2 जीरो नीचे आ जाती हैं, तो ये जीरो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, तीनों जीरो। अब इनको सॉल्यूशन करते हैं तो इतना आता है, आप सॉल्व करके देख लेना। आप इसके सभी एग्जाम्पलों को करने की कोशिश करना, मैं थोड़ा आराम आराम से चलता हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल से मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा, न्यूमेरिकलों को बोर्ड पे कराऊंगा। इससे सिर्फ हम पीपीटी से थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कमी है कि मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली, पाषाण और तथा पाषाण दाब पढ़ेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं, जैसे विलायक मतलब जल, जैसे जैसे अंडे की झिल्ली, किशमिश के व अंगूर के आवरण, CA3PO4 की झिल्ली, कॉपर कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली आदि क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। आगे पढ़ते हैं परासरण। परासरण क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अपारदर्शी झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु तनु विलयन में से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण के प्रकार, अंतःपरासरण, बाह्य प्रकार परासरण। अंतःपरासरण मतलब जैसे किशमिश होती है तो उसके का अंदर होता है और ये जल मिला रहे हैं, और अंगूर में क्या होता है, बाहर होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे जल और चीनी का सांद्र, ठीक है, विलयन, ये तो बाह्य में होता है। परासरण तथा विसरण में अंतर। पढ़ लीजिए, विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसमें क्या होता है, अणु सांद्र विलयन से तनु ओर की ओर गति करते हैं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं हो। इसमें केवल विलायक के अणु गति करते हैं, इसमें विलय तथा विलायक अणु दोनों की गति करते हैं। परासरण केवल द्रव में होता है, विसरण द्रव तथा गैस दोनों में होता है। परासरण को रोका जा सकता है, विसरण को रोका नहीं जा सकता। ये तक क्या था, इनमें डिफरेंस था, अंतर था, या इनकी तुलना थी। आगे पढ़ते हैं परासरण दाब। जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो परासरण दाब इजिकल टू क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब नफी विलयन का वाष्प दाब, यानी माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब निकालते हैं तब क्या बनता है, परासरण दाब बनता है। परासरण दाब के नियम, ये नियम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो पहला नियम पढ़ते हैं, वॉन टॉप का नियम। वॉन टॉप ने सिद्धांत दिया था तनु विलयन के सिद्धांत, या तनु विलयन सिद्धांत कहते हैं। तनु विलयन में विलयों के कण गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। बायल वॉन टॉप ने क्या दिया था, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पार्श्व दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि पढ़ना पी अनुक्रमानुपाती सांद्रता सी के अनुक्रमानुपाती, या पाई अनुक्रमानुपाती सी। चार्ल्स वॉन टॉप नियम, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पार्श्व दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता, परम ताप के समानुपाती होता, यानी पी अनुक्रमानुपाती टी। सामान्य विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण आपने पढ़ा होगा, उपयुक्त दोनों नियम को संयुक्त करने पर पी अनुक्रमानुपाती सी और टी, तो दोनों हमारे पी अनुक्रमानुपाती सी था, पी अनुक्रमानुपाती टी था, तो पी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, सी टी हो गया। तो पी इजिकल टू क्या होगा, आर सी टी। आर क्या, अनुपाती स्थिरांक है, ठीक है, विलयन का स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821, ठीक है भाई। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं एन बटे वी, को हम एन बटे वी, और इसको सी का वैल्यू क्या होती है, एन बटे वी होता है। तो सी इजिकल टू सांद्रता इजिकल टू होगा होती है संख्या बटे विलयन का आयतन। तो एन बटे वी रख दिया हमने, वी की मल्टीप्लाई इधर होगी पीवी, इसे क्या बता एन आर टी, तो ये पढ़ा होगा आपने, पीवी इजिकल टू एन आर टी। इसी प्रकार पी अनुक्रमानुपाती सी टी हो गया, इसमें हमने एस आर की जगह क्या लगा लिया, एस लगा लिया, सी की वही वैल्यू रख दी, तो क्या होगा पाई वी इजिकल टू एन एस टी, सेम है।
एन क्या मोलों की संख्या जो विलेय के है, आर या एस क्या विलयन का स्थिरांक जिसका मात्रक क्या होता है जिसका मान होता है 0.0821 लीटर एटम प्रति मोल केल्विन। देखो नॉट इसको क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू बटे एम आर टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, एन मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, इसलिए डब्ल्यू बटे एम लिखा इंटू आर टी। आगे पढ़ते समपराशरी विलयन। जिन विलयन के परासरण दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। एक लाइन में समाप्त कीजिए, जिन विलयनों के परासरण दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। P1 इजिकल टू P2, C1 इजिकल टू C2, यानी कि P1 इजिकल टू क्या आ गया N1 बटे V1, ठीक है, इनको काट के आ जाएगा ना P बटे N बटे V1, और P2 इजिकल टू क्या होगा N2 बटे V2, या इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से। अति पराशरी या आध यानी कि आधी यानी कि अल्प पराशरी विलयन, दो विलयनों में से जिस विलयन का पारस्पर अधिक होता उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं, तथा जिसका वासदा कम होता उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। सांद्र विलयन क्या होता है, अति पराशरी, और तनु विलयन क्या होता है, अल्प पराशरी। व्युत्क्रम परासरण, शुद्ध जल व अशुद्ध जल एसपीएम द्वारा पृथक परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर, परंतु अशुद्ध जल बाह्य दाब लगने पर परासरण दाब विपरीत दिशा में बहने लगता है, जिससे अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त होने लगता है। यह क्रिया आरओ कहलाती है। मतलब व्युत्क्रम परासरण, आपने आरओ देखा होगा ना, आरओ अशुद्ध जल से शुद्ध जल निकालने की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं व्युत्क्रम। वो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परासरण, व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। व्युत्क्रम परासरण को क्या बोलते हैं, आरओ। आपके घर में आरओ लग रहा होगा, आप आरओ का पानी पीते होगे। आगे पढ़ते हैं समदाबी विलयन, जिनके वासदाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं वांट हाफ गुणांक का नियम। अब देखो वांट हाफ गुणांक के लिए आई इजिकल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला डाल पढ़ते हैं। आई इजिकल टू वियोजन या संगुणन के बाद कण। देखो आई बटे में क्या होता है, वियोजन या संगुणन से पहले कण, बाद के कण बटे पहले के कण, वांट हाफ गुणांक है जो है। पीवी इजिकल टू पढ़ा हमने आई एन आर टी लगा सकते हैं, यानी कि P माइनस पी एस अपॉन आई क्या हो गया हमारे पास डब्ल्यू बटे एम, और छोटा डब्ल्यू बटे एम हो गया, अब बटे बड़े डब्ल्यू बटे एम, बड़ा एम हो गया, या डेल्टा डेल्टा आई के एम, ये वांट हाफ गुणांक है। बस इतना ही है इस चैप्टर में। थ्योरी हमने लगभग सभी समाप्त कर ली है, जो इंपॉर्टेंट सभी थ्योरी को समाप्त कर लिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स की बारी है, न्यूमेरिकल्स और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको पीपीटी से लाइव कराऊंगा, और आपके जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स बचे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आपको मैं बोर्ड पे कराऊंगा, एक बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, एकदम गांव की लैंग्वेज में, डोंट वेरी, सही तरीके से समझेंगे आप, परिभाषा को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट देख लेना। बाकी हम कल इसके आपको न्यूमेरिकल्स प्राप्त हो जाएंगे इस चैप्टर के, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश अप की ओर बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को आपको और लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज में मैं राइटिंग करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, इसकी चिंता ना करें। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।